guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो लीजिए हम लोग आ गए हैं आज फिर आप लोगों की फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। वी नो कि आप लोग हम लोगों से थोड़ा थोड़ा खफा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग थोड़ी ज्यादा हॉरर स्टोरीज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, पर आप लोग भी समझो ना यार, त्योहार था, दुगुर आंटी ससुराल गई हुई थी और हम लोग भी तो थोड़ा सा बिजी थे ना, इसलिए थोड़ा डिले चल रहा था। एंड आप लोगों ने बोला है कि दीदी एक शर्त पे माफ करेंगे कि आप दे धड़ाधड़ और आप लोगों की भाषा में दे दनादन हॉरर स्टोरीज अपलोड करो। तो कोई बात नहीं, आपकी डिमांड पूरी करना तो हमारा परम कर्तव्य है। अब प्रियाशी पर बहुत सारे हॉरर स्टोरीज आने वाले हैं केवल आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर, जिस कारण से आप लोगों का कलेजा तो धुकुर होगा ही साथ मस्त मजा आने वाला है। तो आर यू गाइज रेडी? तो आज की जो हमारी सब्सक्राइबर की स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी सेंटी है। आपको तो पता है ना हमारी प्रिया दी कैसी है, थोड़ी बात पे रोती है, मतलब एक नंबर की रोतलू। लेकिन ये स्टोरी पढ़ के ना सच में थोड़ा सा रोना ना मेरे को भी आ गया था। तो आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है उसमें एक नेगेटिव एनर्जी ने माँ की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, पर कहा जाता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। पर जाने अनजाने में उस नेगेटिव एनर्जी के कारण माँ के साथ साथ उसके दोनों बच्चों को भी सफर करना पड़ा। ऐसे एक छोटे बच्चे को जिसको इस दुनिया में आए हुए मात्र 10 से 15 दिन तो हुए ही थे, लेकिन ये स्टोरी इतनी ज्यादा दर्दनाक है ना, अगर आप ये स्टोरी पूरी सुनोगे ना तो डर तो आपको लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। तो जैसा कि रानी की भाषा में बोलते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, कानों में ईयरफोन डाल लीजिए ताकि मजा डबल आ जाए। फोन को कस के पकड़ लीजिए, अदरवाइज फोन टूट जाएगा ना तो उसका जिम्मा हम लोग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ रूम की लाइट को ऑफ कर दीजिए फील लाने के लिए। तो अब देरी नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हॉरर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। अब तो आप लोगों को भी अंदाजा लग ही गया होगा, हम लोग करते हैं अपनी सब्सक्राइबर का नामकरण। तो चलो आज की जो हमारी सब्सक्राइबर है उसका सबसे पहले हम लोग प्यारा सा नाम रख देते हैं। तो नाम रख देते हैं काजल, जो कि अभी हम अपने आंखों में नहीं लगाए। यार हम ह्यूमर देने का कोशिश कर रहे थे यार, पर मेरे से नहीं होता और बुरी तरीके से फेल। खैर स्टोरी पे आते हैं। तो काजल है ना, वो बताती है कि इस घटना को हुए आज से करीबन 10 साल हो चुके हैं और उस वक्त काजल की उम्र केवल 5 साल थी। अब आप बोलोगे दीदी काजल की उम्र अगर इतनी कम थी तो उसे 10 साल पहले की बात कैसे याद, मतलब कि 5 साल की बच्ची के लिए पॉसिबल नहीं ना इतनी सारी बातों को याद रखना। तो भाई हम लोग आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो घटना है ना, ये किसी और के साथ नहीं बल्कि काजल की मम्मी के साथ हुई थी। और ये 1-2 दिन की घटना नहीं है कि 5 साल का बच्चा भूल जाएगा। काजल उस टाइम पर इतनी बड़ी हो चुकी थी, उसके सेंसेस काम कर रहे थे, तो भले उसे बहुत अच्छे से सब कुछ नहीं याद है, पर धुंधली याद है, अभी भी ताजा है। लेकिन ये घटना अपने आप में इतनी भयंकर थी ना कि ना काजल इसे भूल पाती है और ना ही आस पड़ोस के लोग या फिर पापा या फिर मम्मी इस चीज को भूलने देते हैं, क्योंकि आए दिन इस चीज पर बात निकल कर आ ही जाती है। साथ ही साथ काजल बताती है कि काजल के पापा उस समय पर एक प्राइवेट जॉब करते थे और वो जॉब भी ऐसी थी ना कि जिसमें इतना ट्रांसफर होता था बाबा, इतना ट्रांसफर होता था कि क्या ही बताएं। कभी ये शहर कभी वो शहर। एंड उस टाइम पर ना काजल की मम्मी प्रेग्नेंट भी थी, मतलब कि उनका 9 मंथ स्टार्ट हो चुका था। एंड अपनी प्रेग्नेंट बीवी प्लस काजल को लेकर के उसके पापा के लिए पॉसिबल नहीं था कि ऐसी जॉब करे। तो काजल के पापा एंड मम्मी ने क्या डिसाइड किया ना कि वो लोग एक शहर में एक किराए का घर ले लेंगे। उस घर में काजल की मम्मी काजल के साथ रहेंगी और उसके पापा ने घर किराए पर लेने से पहले मोहल्ले की अच्छे से जांच पड़ताल कर ली कि मोहल्ला कैसा है। और जिस घर में वो लोग रेंट में रहते थे ना, वो घर काफी बड़ा था, वहाँ पर मकान मालिक तो थे ही, उसके अलावे 4 और फैमिलीज भी रेंट में रहते थे। मतलब कि पापा ने उसके पूरा ध्यान दिया था कि उनके एब्सेंस में अगर काजल की मम्मी को कभी जरूरत पड़े तो वो अच्छे लोगों के आसपास घिरी हुई हो। यहाँ हम लोग आप लोगों को एक और चीज बताना चाहते हैं कि काजल के जो मकान मालिक थे ना, उनके घर में केवल एक मकान मालिक रहते थे और उनकी बीवी रहती थी, और उन लोगों की उम्र करीबन 45 से 50 साल तक की होगी। उनके साथ उनके बच्चे नहीं रहते थे, सारे बच्चे पढ़ने के लिए या कमाने के लिए दूसरे शहर में रहते थे, जिस कारण से काजल की मम्मी एंड उन लोगों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी।
वो लोग ना काजल की मम्मी को अपनी बेटी की तरह और काजल को अपनी पोती की तरह प्यार करते थे। इसी कारण से जो काजल के पापा थे ना, वो भी बहुत निश्चिंत रहते थे। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी काजल और उसकी मम्मी अपने नाना नानी या दादा दादी के पास क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि उसके दादा दादी या नाना नानी नहीं थे, दैट्स वाई उसकी मम्मी को अकेले रहना पड़ रहा था, कोई आगे पीछे देखने के लिए ही नहीं था। खैर, काजल और उसकी मम्मी जिस घर में रहते थे ना, वहाँ सारे रेंटर्स के लिए एक कॉमन वॉशरूम हुआ करता था और वो वॉशरूम काजल के रूम से जस्ट सामने था। खैर, जो काजल का घर था ना, वहाँ पर सारे रेंटर्स के लिए एक कॉमन वॉशरूम हुआ करता था एंड वो जो वॉशरूम था काजल के रूम से जस्ट सामने हुआ करता था एंड काजल के रूम एंड वॉशरूम के बीच में एक बहुत ही बड़ा और गहरा कुआं था। उस कुएं में ना कोई जाली नहीं थी और कोई बाउंड्री भी नहीं थी। तो हे भगवान, वो इतना ज्यादा डरावना दिखता था ना, आप तो इमेजिन भी करो तो डर ही लग जाएगा। मेरे को पर्सनली कुएं से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर काजल की मम्मी ने मकान मालिकों से कहा कि क्यों ना आप इसमें जाली लगा दे या फिर बाउंड्री बनवा दे, क्योंकि घर में बहुत सारे बच्चे हैं और दुर्घटना तो बताकर आती नहीं, पता नहीं कब किसके साथ अनहोनी हो जाए। पर मकान मालिकों ने उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बोला, अरे ये कुआं बहुत दिन से है, आज तक अगर किसी को कुछ नहीं हुआ है तो अब आगे क्या होगा। लेकिन अनहोनी किसी को बता करके नहीं आती। एक दिन क्या हुआ ना कि काजल की मम्मी शाम के टाइम पर बैठी हुई थी और वहां उनकी जो मकान मालकिन थी ना, वो कुएं के पास कपड़े धो रही थी। काजल की मम्मी तो कभी भी कुएं से पानी खुद से नहीं निकालती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस था। उनकी जो हाउस हेल्प थी ना, वही सारा काम कर देती थी। लेकिन जो उनकी मकान मालकिन थी ना, उनके घर पे कोई हाउस हेल्प नहीं था और शाम के समय कुएं के बगल में बैठकर वो कपड़े धो रही थी। और आपको तो पता है, कपड़े धो रहे हो तो मतलब अगल बगल बहुत ज्यादा सर्फ का पानी होगा। तो मकान मालकिन अभी उठ करके बस बाल्टी ला ही रही थी, उनका पैर फिसलता है और आपको पता है कि बिना बाउंड्री वाले कुएं के अगल बगल अगर किसी का पैर फिसलेगा तो क्या होगा। ये सब कुछ काजल की मम्मी के आंखों के सामने हुआ। काजल की मम्मी चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, पर जब तक लोग आते तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और उनकी मकान मालकिन की मौत हो चुकी थी। ये अनहोनी तो हो जाती है, पर इसके 7 से 8 दिन के बाद ही काजल को एक छोटा सा भाई हो जाता है। यहाँ पर काजल के पापा आते हैं और उसकी मम्मी का 2-3 दिनों तक तो ख्याल रखते हैं, पर उसके पापा के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि बहुत ज्यादा दिनों तक वो अपनी बीवी के साथ ठहर सके। खैर, उनके पड़ोसी काफी ज्यादा अच्छे थे। सबने बोला कि आप निश्चिंत होकर जाओ, काम करो, हम लोग है ना, हम लोग माँ और बच्चा दोनों का ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी यहाँ कुछ ऐसा होता है ना जिस पर भरोसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी काजल के छोटे से भाई को इस दुनिया में आए हुए 10 से 15 दिन तो हुए ही थे और आपको तो पता ही है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, खासकर डिलीवरी देने के बाद उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि 1 से 1.5 महीने तक शाम के बाद कभी भी अकेले ना निकले। तो काजल की मम्मी को भी ये चेतावनी दे दी गई थी कि शाम होने के बाद आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत लोगों को पता होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है और साथ ही साथ डिलीवरी देने के बाद जो औरत होती है, उनका सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक हो जाता है और इस दौरान जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। इसलिए काजल की मम्मी भी शाम के टाइम जब भी जाती थी बाहर, या तो वो अपनी मेड को साथ लेके जाती थी या फिर अपनी छोटी सी बच्ची काजल को साथ लेके निकलती थी। तो दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन रात के 1 से 1.5 बजे के बीच काजल की मम्मी को वॉशरूम जाना होता है। यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं, जो सारे किराएदारों का कॉमन वॉशरूम था, उसी के जस्ट बगल में एक बहुत ही बड़ा और घना इमली का पेड़ था और प्रेगनेंसी के दौरान काजल की मम्मी ने उस पेड़ के इतनी इमलियां खाई है कि पूछो मत। खैर, जब रात को काजल की मम्मी 1 से 1.5 बजे के बीच उठती है, वो सोची कि काजल को हम उठा लेते हैं ताकि मेरे साथ वॉशरूम तक चले, पर अपनी छोटी सी मासूम बच्ची का सोता हुआ फेस देख के वो बोलती कि छोड़ो, जाने दो, 2 मिनट की तो बात है, हम यूं जाएंगे और यूं आएंगे। तो जैसे ही वो अपने रूम से निकलकर वॉशरूम की ओर बढ़ती है, तो वो क्या देखती है कि सामने जो इमली का बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे एक औरत बैठी हुई है और वो औरत चुपचाप से बैठ के काजल की मम्मी को ही घूरे जा रही है। काजल की मम्मी को 1 मिनट के लिए लगा कि कोई आस पड़ोस की किराएदार की कोई भाभी बैठी हुई है जिनका लड़ाई अपने पति से हो गया है, जरा हम भी जाके पूछते हैं कि इतनी रात को ना यहाँ बैठना अच्छी बात नहीं है, अगर कोई लड़ाई हुआ है तो घर में जाके सुलह कर ले। काजल की मम्मी अभी अपने दिमाग में सोचते ही रहती है कि जाके उस भाभी से बात करे कि आखिर समस्या क्या है, पर रात के घने अंधेरे में उस औरत का चेहरा काजल की मम्मी को नहीं दिखाई देता
और हम लोग दूर की चीज को देखने के लिए अपने आंखों को फोकस करते हैं ना कि हमें दूर की चीजें नजर आ जाए, वैसे ही ठीक काजल की मम्मी भी आंख को छोटी करके उस औरत का चेहरा पहचानने की कोशिश करती है। जैसे होता है ना, नजर से नजर मिले पागल। लेकिन जैसे ही काजल की मम्मी उस औरत का चेहरा पहचानने की कोशिश करती है, उस औरत का चेहरा पहचानने के चक्कर में काजल की मम्मी की नजर उस औरत की नजर से मिल जाती है। और अब यहाँ पर होता है नजर से नजर मिले। खैर, ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा डरावना होगा, क्योंकि उस अंधेरी रात में काजल की मम्मी को उस औरत की बस चमकती आंखें ही दिखाई दी। इसके बाद जो पूरा सीन है ना, वो पलट गया। पूरा सीन तो पलटा ही, और साथ ही साथ काजल की मम्मी भी वहीं पर पलट गई। यहाँ पर काजल की मम्मी उस इमली के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। कोई रात भर उनकी खबर लेने नहीं आया। इसमें किसी की गलती नहीं थी। किसे पता है कि वो वहां पर बेहोश हो गई है। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह के 5 बजते हैं, लोग उठना शुरू करते हैं, तो मकान मालिक ने सबसे पहले देखा कि इमली के पेड़ के नीचे काजल की मम्मी पड़ी हुई है। फिर उन्होंने अगल बगल से लोगों को बुलाया और सबने उठा करके उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया। जब काजल की मम्मी को होश में लाने की कोशिश की गई, एक तो उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। बहुत जद्दोजहद करने के बाद उनको होश आता है। होश में आने के बाद जब सबने उनसे पूछा कि आप ठीक हो ना, तो पता है वो क्या बोलती है, मेरे को क्या हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। तो सबने बोला कि अरे आप इमली के पेड़ के नीचे गिरी हुई मिली थी। तो काजल की मम्मी ने बोला, अरे हम गिरे नहीं थे, मेरे को रूम में बहुत सफोकेशन हो रहा था, तो हम वहां पर जाकर ना ठंडी हवा में सो गए थे ताकि फ्रेश फील करें। सबने जब ये सुना तो सबने बोला, है ऐसा भी कोई सीन होता है क्या? फिर सबने सोचा ना कि रुको, अभी ना ज्यादा इनसे पूछताछ नहीं करते हैं। 3-4 घंटे से बेचारी बेहोश पड़ी थी, मे बी सेंसेस अभी काम नहीं कर रहे होंगे, तो इनको आराम करने देते हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी करवा देते हैं, फिर पूछते हैं कि इनकी तबियत कैसी है। सबको क्या लगता है ना कि मे बी प्रेगनेंसी में परिवार तो उनके साथ था नहीं, तो कमजोरी के कारण उनको चक्कर आ गया होगा। तो उनके रेंटर्स ने दिन का नाश्ता बना दिया, उन्हें भी खिला दिया, साथ ही साथ काजल को भी खिला दिया। लेकिन अब बारी आई छोटे से बच्चे को फीड करवाने की। वहां पर काजल की मम्मी ने सीधे से अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला, ये किसका बच्चा है और मैं क्यों फीड करवाऊं? तो सारे रेंटर्स ने बोला, अरे ये क्या बोल रही है? पर रेंटर्स के लाख समझाने के बाद भी काजल की मम्मी मानने को तैयार नहीं थी कि वो छोटा बेबी और काजल उनका बेबी है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि रहने दो, धीरे धीरे में भी ये सेंसेस में आ जाएंगे, अभी छोटे बच्चे को फीड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पता है लोगों ने क्या किया, एक छोटी सी कटोरी में गाय का दूध लेकर के कॉटन के कपड़े से उसको डिप करके बच्चे के मुंह में डाला, ताकि बच्चा चाट चाट कर दूध ले सके या फिर पेट भर सके। मतलब कितना बुरा ना, इससे बुरा किसी छोटे से बच्चे के साथ नहीं हो सकता। वी तो प्रे कि ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं हो। फिर भी लोगों ने सोचा कि अभी काजल के पापा को ये सब चीजें नहीं बताते हैं, बेफालतू में वो भी परेशान होंगे। धीरे धीरे काजल की मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाया गया। सबने सोचा कि धीरे धीरे समय के साथ उनकी हालत में सुधार होगा, पर उनकी हालत में सुधार होने के बजाय हालत बद से बदतर होती गई। अब काजल की मम्मी का ना केवल एक ही डेली रूटीन बन चुका था, बिस्तर पर पड़े रहना। और बिस्तर पर पड़े पड़े अगर वो थक जाती थी तो इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठती थी, और अगर उनसे कोई बात करने आता था ना तो उसको ऐसे इग्नोर करती थी जैसे उनके कान के पर्दे तो काम ही नहीं कर रहे, उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। इग्नोर करने में तो एक्सपर्ट बन चुकी थी वो। दूसरों को तो पहचानना छोड़ी दो, अपने खुद के बच्चों से भी उनको मतलब नहीं था। ना काजल को खाना देती थी, ना छोटे बेबी को फीड करवाती थी। अब लोग ना उनके इस बिहेवियर से तंग भी आ गए थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, पापी पेट है, वो भी बेचारी काजल छोटी सी बच्ची थी। काजल अपनी मम्मी के पास जाती है और मम्मी को बोलती है कि मम्मी यार मेरे को बहुत भूख लगा है, मेरे को खाना दो। 2-3 बार तो काजल की मम्मी ने उसे सीधे से इग्नोर कर दिया। फिर काजल ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और उसे हिलाने लगी कि मम्मी खाना दो, खाना दो, खाना दो। एक छोटे से बच्चे को क्या ही समझ आएगा। उस वक्त काजल की मम्मी ने काजल पर हमला किया और इससे काजल डर गई। और ये चीज ना आस पड़ोस के लोगों ने भी देखा है। लोग तुरंत से आए, काजल को उन्होंने हटा दिया। कुछ लोगों ने उसकी मम्मी को पकड़ा और फिर वहां से काजल को ले गए, क्योंकि पता नहीं उसकी मम्मी फिर से कुछ ना कर दे। इसके बाद लोगों को लगा कि अब काफी देर हो चुकी है, इट्स हाई टाइम कि उसके पापा को इन्फॉर्म किया जाए, अदरवाइज उसके पापा बोलेंगे कि मेरे एब्सेंस में इन्होंने मेरी बीवी का क्या हाल कर दिया है। फिर मकान मालिक ने काजल के पापा को फोन किया और उन्हें साफ शब्दों में पूरी सच्चाई बता दी। काजल के पापा ने हड़बड़ी में सारे काम छोड़े और सीधे काजल की मम्मी के पास पहुंच गए। जब उन्होंने काजल की मम्मी की हालत देखी ना तो उन्हें रोना आ गया।
काजल की मम्मी बहुत ज्यादा शौकीन थी, कभी भी वो ना काजल और लिपस्टिक के बिना नहीं रहती थी। पर जब काजल के पापा ने काजल की मम्मी को देखा ना तो उन्होंने बाल भी नहीं बनाए थे और साड़ी तो ऐसी लग रही थी कि 10 दिन पुरानी उन्होंने पहन रखी है। उसके बाद काजल के पापा ने काजल की मम्मी को तो 2-3 डॉक्टर से दिखाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। सारे रेंटर्स ने और मकान मालिक ने बताया कि हमने ऑलरेडी काफी डॉक्टर्स को दिखा लिया है पर कुछ असर नहीं हो रहा है, ना ये खाना खाती है ना ये किसी से बात करती है। फिर लास्ट में थक हार के लोगों ने काजल के पापा को कन्विंस किया कि जब डॉक्टर का इलाज इन पे सूट नहीं कर रहा है तो आपके पास एक मात्र रास्ता बच गया है और वो है इनको ओझा के पास ले जाने का। काजल के पापा के पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि काजल की मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और साथ ही साथ उस छोटे से बच्चे की हालत भी बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था ना जैसे कि उसे कितने दिनों से खाना नहीं मिला हो। काजल के पापा के पास अब टाइम भी नहीं था क्योंकि समय उनके हाथों से फिसला जा रहा था। इसलिए काजल के पापा ने बिना देरी किए जल्दी से जल्दी काजल की मम्मी को किसी ओझा के पास ले गए। लेकिन यहाँ ओझा के मंत्र भी उन पे सूट नहीं कर रहे थे, ओझा पे ओझा चेंज हो रहे थे, लेकिन यहाँ काजल की मम्मी पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। अब काजल के पापा टेंशन में आ गए थे कि करे तो करे क्या। आजकल तो ओझा और झाड़ फूक के नाम पे आपको तो पता ही है ना कितने फ्रॉड बैठे हुए, बस पैसे लूटना इनको आता है। तो अब काजल के पापा के पास भी जितनी सेविंग्स थी वो तो सारी निकल ही चुकी थी। अब काजल के पापा को सारे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ही उनकी पत्नी ठीक हो पाएगी, लेकिन कहते हैं ना जाके रखो साइयां मार सके ना कोई। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्हें किसी अपने पुराने दोस्त का कॉल आया। उन्होंने काजल के पापा को बोला कि देख भाई ये भगत बहुत अच्छा है, तूने इतनी जगह ट्राई कर लिया है तो एक बार इन्हें भी दिखा ले, इन्होंने तो मेरा इलाज बहुत अच्छे से किया था, तो आई होप कि तेरा भी जल्दी से ये सब से निवारण हो जाए। काजल के पापा पूरी तरह से हताश हो चुके थे लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, दुनिया में हमारे जैसे अच्छे इंसान तो बचे होंगे, हम यहाँ पर भी जाके ट्राई करके देखते हैं, शायद मेरी मदद यहाँ पर हो जाए। इसके बाद काजल के पापा अपनी पत्नी को लेके फौरन उस ओझा के पास पहुँचे और गेस व्हाट, यहाँ पर भगवान ने उनकी सुन ली और फौरन ही काजल की मम्मी का इलाज शुरू कर दिया गया। यहाँ पर ना काजल की मम्मी का जब इलाज हो रहा था तो ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई ना जिसका लोगों ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। झाड़ फूक की प्रक्रिया के दौरान ये पता चलता है कि काजल की मम्मी ने रात में इमली के पेड़ के पास जिस औरत को देखा था ना वो और कोई नहीं बल्कि काजल की मकान मालकिन थी और उनकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। नेचुरल मृत्यु तो थी नहीं, ना वो ढंग से अपने अंतिम समय में अपने पति से मिल पाई, ना ही अपने बच्चों से मिल पाई, इसीलिए वो उस इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने बच्चों का इंतजार करती थी। और दूसरी बात, कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी को टोकना नहीं चाहिए एंड काजल की मम्मी ने उनको टोका था, साथ ही साथ उनका आई कांटेक्ट हुआ था और उसको देख करके काजल की मम्मी डर गई थी और बेहोश हो गई थी। पर काजल की मम्मी जब बेहोश थी ना उस दौरान उस आत्मा ने काजल की मम्मी के शरीर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ऐसे भी काजल की मम्मी उस टाइम पर उस कंडीशन में थी कि उनके ऊपर कब्जा कर पाना मुश्किल नहीं था। और वो जो आत्मा थी ना काजल की मम्मी के शरीर में काफी लंबे समय तक बसेरा डाली हुई थी, लगभग 15 से 20 दिनों तक। इसीलिए उसने काजल की मम्मी की रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब खुद सोचो ना, अगर आप किसी जगह पर काफी लंबे समय से रह रहे हो और कोई आपको भगाएगा तो आप जाओगे नहीं जाओगे ना। तो काजल की मम्मी का शरीर भी उस आत्मा के लिए उसका घर बन चुका था और वो आराम से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन काफी बड़े बड़े प्रोसेस हुए, काफी मुश्किल प्रोसेस हुए। इस दौरान काजल की मम्मी को भी काफी कष्ट सहना पड़ा, पर फाइनली उस आत्मा ने काजल की मम्मी के शरीर को छोड़ दिया और फिर उस ओझा ने उस आत्मा को बंदी बना लिया ताकि फिर फ्यूचर में कभी वो किसी दूसरे को परेशान नहीं करे। काजल की मम्मी तो ठीक हो गई और फिर बच्चे का भी काफी ख्याल रखा गया। अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बड़ा हो चुका है, पर ऐसी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हृष्ट पुष्ट है। एंड वी आर सो ग्लैड कि अभी की दुनिया में अच्छे लोग हैं एंड समय पर काजल की मम्मी का इलाज हो सका। क्योंकि यार पता है यार, माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप को कुछ होता है ना तो बच्चे बेचारे अनाथ हो जाते हैं। तो वी प्रे कि दुनिया में ऐसा कभी किसी माँ के साथ ना हो, किसी माँ के रहते किसी बच्चे को अनाथ की तरफ फील नहीं करना। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। वी होप कि आपको डर लगा होगा, कलेजा धुकुर धुकुर किया होगा, बट वी ऑल्सो
वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब किए बिना